सो इंडिया नॉर्डिक समिट, समिट मतलब शिखर वार्ता होती है, ठीक है। समिट का मतलब होता है, इंडिया तो मतलब समझते हो, नॉर्डिक समझते हो, नॉर्डिक बताऊंगा अभी क्या है, ठीक है। ये शिखर वार्ता, ठीक है। शिखर वार्ता मतलब क्या, पहाड़ की चोटी पे बैठ के वार्ता करते हैं? हाँ, नाम से तो यही लगता है, शिखर वार्ता। पहाड़ की चोटी पे जाते होंगे, माउंट एवरेस्ट एकदम टॉप पे बैठते होंगे टेबल लगा के। यस, मतलब जो देश के जो हेड होते हैं, सबसे मान लो हमारे देश में प्राइम मिनिस्टर है, अमेरिका में जैसे प्रेसिडेंट है, तो जो इन लोगों के बीच में ये सबसे टॉप लेवल के पोजीशन है, या टॉप लेवल के मतलब कि ऑफिशियल हैं, मिनिस्टर्स हैं, तो इनके जो जो इनके जो बीच में जो बातें होती हैं, या जो डिस्कशन होता है, जो मीटिंग होता है, उसे कहते हैं समिट या शिखर वार्ता, ठीक है। ये चीज याद रखना। तो जब भी समिट आए मतलब समझना कि हेड ऑफ द स्टेट विल पार्टिसिपेट इन टू दिस, ओके। इंडिया नॉर्डिक, नॉर्डिक कंट्रीज कौन सी हैं पता है? नॉर्डिक क्या है, नॉर्डिक है क्या चीज? नॉर्डिक कंट्रीज हैं, देश हैं, ठीक है। तो नॉर्डिक कंट्रीज कौन कौन से हैं, या एक कोई एक पर्टिकुलर कंट्री है, या ग्रुप ऑफ कंट्रीज हैं? ग्रुप ऑफ कंट्रीज हैं, कौन कौन से, या कितने ग्रुप, कितने कंट्रीज हैं? हाँ बिल्कुल सही, तो कौन 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 से हैं? यस, तनु ने सही बताया है। बताओ कंट्रीज के नाम भी बता दो। तीन बताया आपने, और बताओ बाकी, बाकी लोग बताओ। नहीं पता है? चलो ठीक है। नॉर्डिक कंट्रीज, नॉर्डिक देश, ठीक है, इसे हिंदी में भी नॉर्डिक ही कहते हैं। यस, तनु ने सही बताया है, नकुल ने भी सही बताया है। चलो, नॉर्डिक कंट्री जो होते हैं, आप यूरोप का मैप देखे हो, यूरोप का मैप कुछ याद आ रहा है, यूरोप का मैप कभी देखे हो कि नहीं देखे हो? देखे हो ना, चलो ठीक है। तो जो यूरोप है, सबके पास मोबाइल है अभी? तो एक काम करो, आप बगल में बैठ जाओ, एक मोबाइल में दोनों जन देखो, वो बगल में मोबाइल है ना, आपका है ना, आपके पास मोबाइल है, दो जन बगल में बैठ के मोबाइल में यूरोप का मैप खोलो, या वर्ल्ड मैप खोलो, वर्ल्ड मैप। तो थोड़ा सा आपको अच्छे समझ में आएगा, क्योंकि मैं जो दिखाऊंगा मतलब बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पर मैप जिनके पास नहीं है तो अगल बगल में देख लो, वर्ल्ड मैप डालो, वर्ल्ड मैप, और मैप खोलो, बस मैप का इमेज जो है मिल जाएगा कि सबको ना गूगल पे इजीली। आप किसी के बगल में, उनके बगल में बैठ जाओ, या इसके बगल में बैठ जाओ, किसी के बगल में बैठ जाओ, और उसमें यूरोप, नेहा इसको भी दिखा दो, इधर आ जाओ, आप बगल में आ जाओ। मिला सबको? मैं इसलिए आप लोगों को सो रहा हूँ कि ताकि आप अच्छे से देख सकते हो, विजुलाइज कर सकते हो अच्छे से, क्योंकि आप लोगों को नॉर्डिक कंट्रीज पता ही नहीं है। यूरोप में, नॉर्थ यूरोप में नॉर्डिक कंट्रीज जो होते हैं, ये आते हैं नॉर्वे। कुछ और मत खोलने लगना, हाँ? उसमें व्हाट्सएप वगैरह मत चलाना। नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, ये सब कंट्री कुछ दिख रहा है यूरोप में, देखना नॉर्दर्न यूरोप में। फिर उसके बाद कौन से है, फिनलैंड, एंड देन आइसलैंड। और इसमें ग्रीनलैंड वगैरह भी आता है, लेकिन ग्रीनलैंड डेनमार्क का ही पार्ट है, ठीक है। ग्रीनलैंड, फेरोस आइलैंड वगैरह भी आता है, बट ग्रीनलैंड इज पार्ट ऑफ डेनमार्क ओनली, ठीक है। ग्रीनलैंड भी दिख रहा होगा साइड में, तो लेकिन ग्रीनलैंड के नीचे लिखा होगा डेनमार्क, तो ग्रीनलैंड जो है वो डेनमार्क का ही हिस्सा है, ऑटोनॉमस रीजन है। नहीं, नहीं नहीं, बस यही पांच कंट्री आते हैं, तो नॉर्डिक कंट्रीज में ये पांच कंट्री आते हैं, ठीक है, 5 कंट्रीज। गॉट इट? मैप में देख लिया आप लोगों ने? नॉर्दर्न यूरोप में है, उत्तरी यूरोप में है ना, तो ये देखो एकदम जहां पर है समुद्र के पास में है, ओके। तो ये पांचों को हम लोग, और आइसलैंड एक समुद्र में होगा, ठीक है, ग्रीनलैंड होगा, फिनलैंड बगल में होगा, स्वीडन के बगल में, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड इस तरीके से होगा, डेनमार्क नीचे होगा, है ठीक। अब ये हो गए नॉर्डिक कंट्रीज, और एक होते हैं स्कैंडिनेवियन कंट्रीज।
इसी से जुड़ा एक टर्म है स्कैंडिनेवियन कंट्रीज। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज कौन से होते हैं? हम्म, कौन सी? लाटविया? हम्म, यही होते हैं। अच्छा, और बताओ कोई। हम्म, बताओ जल्दी, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज कोई बताओ, किसी को पता है तो, या सुना है तो। कभी स्कैंडिनेविया सुना है कि नहीं सुना है कभी से? नहीं सुना है स्कैंडिनेविया? ओके, नो प्रॉब्लम, ठीक है। सुना है? ओके। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज कोई और नहीं है? सेम है, सेम यही। अब अमेरिका को हिंदी में क्या कहोगे? अमेरिका, इंग्लैंड, वही है, तो वैसे ही वहाँ का नाम है, ठीक है। तो नॉर्वे, ये जो है ना, ये आएगा नॉर्वे, स्वीडन एंड डेनमार्क, 3 कंट्रीज। समझ में आया? जो, हाँ बाल्टिक कंट्रीज, हाँ बाल्टिक कंट्रीज, कुछ बाल्टिक कंट्रीज, सारे बाल्टिक कंट्रीज इसमें नहीं है, ठीक है। हाँ, 3, हाँ। स्वीडन, सॉरी ना, स्वीडन ये, और डेनमार्क। मतलब आप देख रहे हो, ये तीनों जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज है वही नॉर्डिक कंट्रीज भी हैं। मतलब नॉर्डिक में 5 कंट्री, मतलब ऑल 3 स्कैंडिनेवियन कंट्रीज आर नॉर्डिक कंट्रीज ऑल्सो। समझ आ रहा है? क्या? कुछ नहीं, भी मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये क्या है कंट्री ग्रुप, आगे बताऊंगा मैं। इसका कंट्री का कोई मकसद नहीं है ये, तो मतलब ये क्यों है ग्रुप में बता देता हूँ, इसका भी थोड़ा सा ब्रीफली जस्ट बता देता हूँ। यस तनु, यस यस। तो देखो, जो स्कैंडिनेविया है ना, आप जो नॉर्वे एंड स्वीडन जो देख रहे हो, तो नॉर्वे और स्वीडन में एक स्कैंडिनेविया माउंटेन है, पहाड़ है। जैसे अपने यहाँ पे हिमालय है, तो अगर आप उसका जो भी फिजिकल मैप देखोगे ना यूरोप का, तो स्कैंडिनेविया माउंटेन दिख रहा होगा आपको नॉर्वे और स्वीडन में, ठीक है। तो स्कैंडिनेविया माउंटेन जो है, उस माउंटेन, नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क, और उसी को स्कैंडिनेविया पेनिनसुला भी बोलते हैं। पेनिनसुला मतलब कोई भी लैंडमास जो वाटर से 3 साइड से घिरा हुआ है, ठीक है। हाँ, प्रायद्वीप जिसे कहते हैं, यस प्रायद्वीप। तो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, जो स्कैंडिनेविया माउंटेन है नॉर्वे और स्वीडन में, तो नॉर्वे, स्वीडन और उसका कुछ हिस्सा डेनमार्क में भी माना जाता था पहले, ठीक है। तो इसलिए इन तीनों को लिया जाता है। और स्कैंडिनेवियन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनका जो कॉमन कल्चर और कॉमन लैंग्वेज, इनका जो लैंग्वेज और कल्चर जो होता है वो एक तरह से कॉमन होता है, सिमिलर होता है काफी, ठीक है। तो इसीलिए इन लोग का जो ग्रुप ऑफ कंट्रीज हैं, इनको स्कैंडिनेविया कहा जाता है, ठीक है। जैसे हमें भारतीय महाद्वीप, भारतीय उपमहाद्वीप कहा जाता है ना, तो उसी तरीके से इन्हें स्कैंडिनेवियन कहा जाता है। गॉट इट? क्योंकि इनका जो कल्चर है वो कॉमन है, लैंग्वेज कॉमन है। गॉट इट? इस तरीके से इनकी सिमिलैरिटी है। और ये क्योंकि स्कैंडिनेवियन मूवमेंट भी हुआ था 1830s में, कुछ मूवमेंट हुआ था, आंदोलन हुआ था, जिसमें इन लोगों ने कहा था कि हमारा कॉमन हेरिटेज, कल्चर वगैरह है, लैंग्वेज है, तो इसलिए हमें एक होना चाहिए। तो ये 19th सेंचुरी में मूवमेंट इन लोगों ने किया था स्कैंडिनेवियन मूवमेंट के नाम से, और तभी से नाम ज़्यादा पॉपुलराइज हो गया, और इन कंट्रीज को स्कैंडिनेवियन कंट्रीज भी कहते हैं। और उसी में, लेकिन अब इन्हीं, जब ये फिनलैंड, फिनलैंड और आइसलैंड को, जो कि स्वीडन के बगल में फिनलैंड है और आइसलैंड इस साइड पानी में है, मतलब समुद्र के बीच में है, तो उन लोगों को भी अगर इंक्लूड कर देते हैं तो इसे एक टर्म आता है नॉर्डिक, ठीक है। इन्हें हम नॉर्डिक कंट्रीज कहते हैं। नॉर्डिक बेसिकली क्या है कि ये नॉर्डिक एज सच कुछ नहीं है, इन लोग का भी एक कॉमन हिस्ट्री और पॉलिटिकल मतलब कल्चर वगैरह है, क्योंकि ये पॉलिटिकली, हिस्टोरिकली ये लोग पॉलिटिकली एक रहे हैं। जैसे अपना इंडिया का अगर पॉलिटिकली देखा जाए तो अफगानिस्तान तक पूरा हिस्सा आता है ना, अफगानिस्तान, गांधार वगैरह, जो कांधार वगैरह सब जो था, वो सब हमारे हिस्से में था। तो उसी तरीके से, लेकिन आज तो अलग अलग कंट्रीज हैं, है ना। तो लेकिन हम भारतीय जब उपमहाद्वीप की बात करते हैं तो वो सब आ जाता है, पाकिस्तान वगैरह आ जाता है। तो इसी तरीके से नॉर्डिक कंट्रीज जो हैं वो हिस्टोरिकली देवर वन,
तो इस हिसाब से इन्हें नॉर्डिक कंट्रीज कहता है। जब भी नॉर्डिक टर्म यूज किया जाता है तो ये फिनलैंड और आइसलैंड को भी इंक्लूड कर लिया जाता है इसमें। ठीक है, मतलब ये बेसिकली ये दर्शाता है कि ये लोग, इन लोग के बीच में कुछ कॉमन लिंकेजेस थे हिस्टोरिकली पास्ट में। ठीक है, या कुछ सिमिलैरिटी है, कुछ कॉमन लिंक है, चाहे वो कल्चर के आधार पर है, चाहे लैंग्वेज के आधार पर है, चाहे ज्योग्राफी के आधार पर है, चाहे हिस्ट्री के आधार पर है, चाहे पॉलिटी के आधार पर है। ठीक है, कुछ ना कुछ उनमें कॉमन, कुछ ना कुछ सिमिलैरिटीज, कुछ ना कुछ कनेक्शंस है उन लोगों में आपस में। तो इसीलिए इन्हें इस तरीके से ग्रुप बनाया गया। नॉर्डिक जब कल्चर आता है तो ये पांचों को लिया जाता है, और जब सिर्फ स्कैंडिनेवियन का लिया जाता है तब ये तीनों को लिया जाता है। गॉट इट? ये समझ में आ गया? किसी को इतने में डाउट है? इसलिए बता दिया कि कभी कभी प्री में आप कंफ्यूज होते हो, या फिर कभी कभी आपको न्यूज़ वगैरह में रिपोर्टिंग होती है स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, या कहीं कहीं बुक में भी आपको लिखा मिल सकता है स्कैंडिनेवियन कंट्रीज या नॉर्डिक कंट्रीज, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि ये कौन सी कंट्री है, क्योंकि नॉर्डिक कंट्री कोई तो एक देश नहीं है पर्टिकुलर, ये क्या है, ग्रुप ऑफ कंट्रीज है। तो आखिर यही ग्रुप ऑफ कंट्रीज क्यों? तो इसलिए ये मैंने रीजन बता दिया आपको। ठीक है, किसी को डाउट? तो नॉर्डिक कंट्रीज, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, दोनों में फर्क समझ में आ गया, अलग अलग। अब इंडिया ने क्या किया है, इंडिया ने नॉर्डिक कंट्री मतलब कौन से नॉर्डिक कंट्रीज? ये पांचों। ठीक है, इंडिया नॉर्डिक समिट हुआ ना, तो इंडिया नॉर्डिक समिट होने का मतलब ये हुआ कि जो भी नॉर्डिक कंट्रीज हैं, ये पांचों कंट्रीज के साथ इंडिया का समिट हुआ, मतलब मीटिंग हुआ। ठीक है, शिखर वार्ता हुआ। पांचों कंट्री के जो हेड ऑफ स्टेट हैं वो आए, और हमारे इंडिया के भी हेड ऑफ स्टेट गए वहां पर, और उन लोगों ने मिलकर क्या किया, मीटिंग किया। ठीक है, क्लियर हो गया? तो ये सेकेंड इंडिया नॉर्डिक समिट था जो अभी हुआ। फर्स्ट जो था 2018 में हुआ था। ठीक है, फर्स्ट 2018 में हुआ था नॉर्वे में, सॉरी स्वीडन में हुआ था, स्वीडन में हुआ था। ये जो अभी सेकेंड हुआ है वो डेनमार्क में हुआ है। जो फर्स्ट, ये तो हुआ आपका सेकेंड वाला, ये हुआ इसी साल, अभी हुआ मई में ही हुआ था। ठीक है, इसी महीने में हुआ था स्टार्टिंग में। और उसके बाद जो ये कहाँ हुआ, ये डेनमार्क में कोपेनहेगन में हुआ। डेनमार्क की कैपिटल है कोपेनहेगन, आप एनवायरनमेंट वगैरह में पढ़ोगे बाद में, तो स्पेलिंग थोड़ा चेक कर लेना। ठीक है, और ये हुआ फर्स्ट वाला, और सॉरी सेकंड वाला, और फर्स्ट हुआ था 2018 में, ये हुआ था स्वीडन में, स्टॉकहोम। ठीक है, अब ये दोनों इसके पीछे होने का वजह क्या है, मतलब क्या रीजन है? कुछ लॉजिक होगा ना कि मीटिंग कर रहे हैं हम पांचों कंट्री से एक साथ, क्योंकि पहले तो ये पांचों कंट्रीज में सिमिलैरिटी है, कुछ कुछ थोड़ा सा कॉमन लिंकेजेस भी है। ठीक है, ज्योग्राफिकली हिस्टोरिकली भी ये लोग पास में हैं, ज्योग्राफिकली भी पास में है, नेबरिंग कंट्रीज हैं एक तरह से, है ना। तो इसीलिए हमने क्या किया, हमने इन पांचों कंट्री के साथ एक साथ रिलेशन मेंटेन करने की कोशिश की। और इनमें सिमिलरिटी एक और है कि ये लोग डेवलप मतलब एक तरह से कंट्री हैं, रिच कंट्री हैं एक तरह से, और ये लोग कि इनका लाइफस्टाइल जो है, ये लोग बैलेंस मेंटेन करने की कोशिश करते हैं, मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ भी करते हैं, और ये लोग अपना जो वेलफेयर है, मतलब कम्युनिटी डेवलपमेंट, उस पर भी ये लोग फोकस करते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ एक आदमी के डेवलपमेंट में फोकस करते हैं। इन लोग का ऐसा अप्रोच रहता है कि सबका भला हो, मतलब अपने जो भी पूरी पब्लिक है सबका इक्वली फायदा होना चाहिए। तो इनका एक इस तरीके का कल्चर है आपस में। और दूसरा, ये लोग मतलब बैलेंस, लाइफ में बैलेंस बनाने की कोशिश करते रहते हैं, और ह्यूमन राइट्स पे ये लोग फोकस करते हैं थोड़ा ज़्यादा, और एनवायरनमेंट में फोकस इनका रहता है। एनवायरनमेंट पे आप देखोगे तो एनवायरमेंटल जो जो एक्टिविटीज़ होती है वो यहाँ पर ज़्यादा होती है, इनका फोकस एनवायरनमेंट ज़्यादा होता है। और इसके पीछे रीज़न ये भी है कि ये लोग जो है एकदम नॉर्दर्न पोल के पास में है, मतलब एक तरह से काफ़ी पास में है, तो इसलिए इनको रिस्क बहुत ज़्यादा है। नॉर्दर्न पोल में है तो वहाँ पर ठंडी ज़्यादा है ना, तो वहाँ पर ग्लेशियर वगैरह है, अगर वो सब मेल्ट होगा तो सी लेवल राइज होगा, तो ये लोग सब समुद्र के पास में है या आइलैंड है, तो इनको रिस्क क्लाइमेट चेंज से ज़्यादा हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर क्लाइमेट चेंज के अगेंस्ट में एक्टिविटीज़ ज़्यादा आपको देखने
मिलती है। समझ में आ रहा है? तो ये सब इनके पीछे है। और हम इससे इंडिया से पहले, इंडिया से अलावा सिर्फ नॉर्डिक कंट्रीज का जो समिट है वो यूएसए का हुआ है। यूएसए का ओबामा के टाइम पे, ओबामा व्हेन ही वाज अ प्रेसिडेंट इन 2016 आई थिंक, ठीक है, 2016 में। मतलब आप सोच सकते हो इंपॉर्टेंस कि इन लोगों का जो नॉर्डिक कंट्रीज का, ऑफ कोर्स बायलैटरल रिलेशन तो सबके साथ रहता है, लेकिन पूरा नॉर्डिक कंट्रीज का साथ ग्रुप में इन लोगों का जो समिट हुआ है वो सिर्फ यूएसए के साथ में हुआ है और इंडिया के साथ अब हो रहा है। ठीक है, तो एक तरह से हमारे लिए इतना मतलब एक इंपॉर्टेंस भी है ये। और दूसरा चीज, आखिर ये हो क्यों रहा है, इंडिया नॉर्डिक समिट हो क्यों रहा है और इसके फायदे या नुकसान क्या हैं, या क्या फायदे हैं इससे, क्या हम चाहते हैं अचीव करना? कुछ तो चाहते होंगे ना, मीटिंग कर रहे हैं तो कुछ, अगर हम कोई कंट्री के साथ रिलेशन स्टैब्लिश कर रहे हैं या कोई मीटिंग कर रहे हैं, सबमिट कर रहे हैं, तो उसका कोई क्या होता है, ऑब्जेक्टिव होता है, कोई एम होता है ना, तो क्या होता है? हम्म। हाँ। हाँ ऑफ कोर्स। हम्म। हाँ और उस। हम्म। ओ, रन दो, जान दो। और हाँ यस वो भी है। यस यस। यस तनु ने बताया सही। चलो ठीक है। इंडिया में जैसे क्या है कि हमने एक तरह से फोकस किया है कि जो पोस्ट पैंडेमिक, जो पैंडेमिक हुआ है, तो पैंडेमिक में काफ़ी लॉस हुआ है, ठीक है, काफ़ी इकॉनमी डाउन हुआ है। तो हमारा फोकस ये भी है कि पोस्ट पैंडेमिक इकोनॉमिक रिकवरी हो। और पोस्ट पैंडेमिक इकोनॉमिक रिकवरी कैसे होगा? जब हमारा ट्रेड बढ़ेगा, बिजनेस बढ़ेगा, इकॉनमी बढ़ेगी, इंप्रूव होगी तो, राइट। और इकॉनमी कैसे इंप्रूव होगी? जब हमारे यहाँ पे लोग इन्वेस्ट करेंगे, राइट। और इन्वेस्टमेंट के लिए क्या चाहिए होता है? पैसा। और पैसा किसके पास होता है? अमीरों के पास। और अमीर वो लोग हैं ही, ठीक है, और हमें अमीरों की ही तलाश है, ठीक है। तो इसीलिए इंडिया इनके पास गया, इनसे संबंध बनाना चाहता है। हर आदमी ये चाहता है ना कि हम पावरफुल के साथ रिलेशन स्टैब्लिश करें, ठीक है। तो आपको कोई भी चीज़ माइक्रो लेवल पे समझनी है तो उसे माइक्रो लेवल से स्टार्ट करो। माइक्रो लेवल पे अगर समझोगे तो माइक्रो लेवल पे अपने आप समझ जाओगे। ये सिंपल सा फिलॉसफी होता है। अगर इवन नेशनल इंटरनेशनल लेवल की भी चीज़ें समझनी है तो आप इंडिविजुअल लेवल की चीज़ों को समझो, वो अपने आप बड़े लेवल की चीज़ समझ में आ जाएगी। मतलब कोई भी चीज़ को, कॉम्प्लेक्स चीज़ को सिंप्लीफाई कर दो, ब्रेक कर दो, उसे टुकड़ों में समझो, अपने आप वो चीज़ समझ में आ जाएगी। तो इसी तरीके से जब हम फॉरेन कंट्रीज के साथ कोई रिलेशन स्टैब्लिश करने जाते हैं तो हमारा कोई पर्पस होता है। पर्पस क्या होता है कि हमारा इकोनॉमी इंप्रूव हो। सबसे पहले हम जनरली ट्रेड ट्रेड पे फोकस करते हैं, मतलब बिजनेस पे ना। चाहते हैं कि भाई हमारा इंडिया पाकिस्तान के साथ, हम सबसे पहले क्या चाहते हैं कि भाई यहाँ से बिजनेस चालू हो, यही चाहते हैं ना, यहाँ व्यापार शुरू हो। इसी भी पहले, सबसे पहले बात शुरू होती है, क्योंकि व्यापार शुरू होगा तो क्या होगा, लोगों को पैसा, यहाँ वाले भी पैसा कमाएंगे, वहाँ वाले भी पैसा कमाएंगे। और जब पैसा कमाएंगे, अब व्यापार करने के लिए एक दूसरे को आना जाना ही पड़ेगा ना। तो व्यापार करेंगे, ट्रेड करेंगे तो एक दूसरे के पास आएंगे जाएंगे तो पीपल टू पीपल कांटेक्ट भी होगा, होगा ना। और फिर कल्चरल एक्सचेंज भी होगा, लोग आएंगे जाएंगे तो भाई अब वहाँ से कोई आएगा तो यहाँ पर आएगा, तो यहाँ कोई फेस्टिवल है तो उसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। अगर यहाँ से कोई वहाँ जाएगा तो उनके फेस्टिवल में पार्टिसिपेट कर सकता है, या उनके कल्चर को सीखेगा या जानेगा, है ना। तो इस तरीके से ये कल्चरल एक्सचेंज होता है, पीपल टू पीपल कांटेक्ट होता है। और फिर क्या होगा, लोगों को लगेगा कि अच्छा वहाँ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, वहाँ पे ये बिजनेस में अगर हम चाहें तो इन्वेस्टमेंट करेंगे। जैसे मान लो कि इंडिया को लगा कि अगर कराची में हम वहाँ पर कराची जैसे कि बेकरी का दुकान खोलें या बेकरी में बिजनेस में इन्वेस्ट करें, जिसमें एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है, तो वहाँ पर शायद उसका अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है। या कराची पोर्ट एरिया है तो वहाँ पे कुछ पोर्ट वाला बिजनेस करें हम लोग, जहाँ पे पोर्ट का इन्वॉल्वमेंट हो, तो वहाँ पे शायद हमारा फायदा हो सकता है। तो जब हम जाएंगे तो हमें समझ में आएगा, तो हम इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। वो लोग यहाँ पर आएंगे तो मुंबई आएंगे, गुजरात आएंगे, या कहीं और भी दूसरे दिल्ली आएंगे, तो उन्हें कुछ अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो वो करेंगे। मैं एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ कैसे कोई भी इंटरनेशनल रिलेशंस इवॉल्व होता है, बनता है, ठीक है। सो ट्रेडिंग होती है, फिर इन्वेस्टमेंट होता है, लोगों का एक्सचेंज होता है, आना जाना, ठीक है। और फिर उसके बाद में, तब उसके बाद में आता है डिफेंस डील या स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप।
आप सुनते हो ना स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, तो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पहले ही शुरू नहीं था। हम पाकिस्तान से स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की बात नहीं करते हैं पहले कि हमें पाकिस्तान से स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप करना है। हम पहले शुरू करते हैं ट्रेड रिलेशन की बात करते हैं कि पहले व्यापार तो शुरू हो, व्यापार शुरू होगा तो लोगों को पैसा कमाने लगेंगे, पैसा कमाने लगेंगे तो अपने आप पैसे का लालच आएगा, तो लालच आएगा पैसे का, लगेगा कि हाँ इंडिया में फायदा है, तो अपने आप वो लोग भी रिलेशन इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से कोई भी कंट्री आपस में एक दूसरे से रिलेशन स्टैब्लिश करती है। तो उसी तरीके से अगर हम इंडिया वाले नॉर्डिक कंट्रीज के साथ स्टैब्लिश करना चाह रहे हैं रिलेशन, तो हमारा कुछ मकसद है। मकसद ये है कि वहां पे, जैसे कि एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं, नॉर्वे सॉवरिन वेल्थ फंड एक होता है। सॉवरिन वेल्थ फंड समझते हो आप लोग? सॉवरिन वेल्थ फंड सुने हो कभी? सॉवरिन वेल्थ फंड बेसिकली ये होता है कि जैसे कि मान लो कि मेरे पास पैसा है तो मैं क्या करूंगा उससे, या तो खर्चा करूंगा और दूसरा इन्वेस्ट करूंगा, कहीं पे करूंगा ना। तो वैसे ही मैंने आपको अगेन वही बताया था कि मैक्रो चीज को समझना है तो पहले माइक्रो को समझो। तो वैसे ही अगर किसी कंट्री के पास पैसा है तो वो क्या करेगा, वो या तो खर्चा करेगा, और अगर सरप्लस पैसा है तो क्या करेगा, इन्वेस्ट करेगा। तो उसी तरीके से कोई भी गवर्नमेंट के पास जब सरप्लस पैसा होता है या ज्यादा पैसा होता है तो वो क्या करती है, इन्वेस्ट करती है उसे कहीं पर। और जो पैसा उनके पास होता है और जो इन्वेस्टमेंट के लिए, उसे कहते हैं सॉवरिन वेल्थ फंड। सॉवरिन मतलब जो गवर्नमेंट जहां पर इन्वेस्टमेंट कर रही है, वेल्थ फंड मतलब जो इन्वेस्टमेंट के लिए उन लोगों ने फंड बनाया हुआ है। ठीक है, तो सॉवरिन वेल्थ फंड, तो जो नॉर्वे वगैरह, स्वीडन वगैरह सब जो कंट्री हैं, इन लोगों की गवर्नमेंट के पास पैसा है और ये लोग दूसरे कंट्रीज में, दूसरे कंट्रीज की कंपनीज में, मार्केट में, स्टॉक मार्केट में, फाइनेंशियल मार्केट में या बिजनेस में ये लोग इन्वेस्ट करते हैं और वहां से प्रॉफिट कमाते हैं। जैसे हम लोग दूसरे कंपनी में का शेयर्स खरीदते हैं इंडिविजुअल या कंपनीज, उसी तरीके से सरकारें भी जो सरकार के पास पैसा ज्यादा होता है वो सरकार क्या करती हैं, दूसरे देशों में वो लोग इन्वेस्ट करती हैं और फिर वो लोग पैसा कमाती हैं। टैक्स से तो पैसा कमाती ही हैं, टैक्स के अलावा इस तरीके से भी पैसा कमाती हैं वो लोग। समझ रहे हो बात को? तो उन लोगों के पास पैसा है, तो पैसा है तो हम लोग उनसे जब बात करेंगे, रिलेशन बनाएंगे, तब तो हम उन्हें ऑफर देंगे कि हमारे यहां पे आप आओ, इन्वेस्ट करो, आपको रिटर्न मिलेगा, अच्छा रिटर्न मिलेगा। आप कहीं अगर 7% कमा रहे हो तो हमारे यहां पर आओगे तो 8% कमाओगे। ठीक है, तो कोई भी आएगा, इन्वेस्टमेंट इसी तरीके से डीलिंग होती है ना। तो ये सब बातें वहां पर होती है, वहां पर बैठ के यही सब बातें होती हैं। वहां पर लोगों को ऑफर दिया जाता है, एक दूसरे को हम ऑफर देते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं, अपॉर्चुनिटी खोजते हैं कि किस तरीके से हम उनसे फायदा ले सकते हैं। गॉट इट? तो यही सब। और इंडिया में नॉर्वे सॉवरिन वेल्थ फंड जो है, उनका बहुत बड़ा वन ऑफ द बिगेस्ट इन्वेस्टर्स हैं इंडिया के वो लोग। ठीक है, तो इंडिया में उन लोगों ने काफी इन्वेस्ट करके रखा हुआ है, तो इसलिए हम लोग चाहते हैं कि वो लोग इन्वेस्ट करें। पहला, ट्रेड इंप्रूव हो हमारे यहां से। दूसरा, तीसरा, ब्लू इकॉनमी, ब्लू इकॉनमी को हम डेवलप करना चाहते हैं। ब्लू इकॉनमी मतलब व्हाट इज ब्लू इकॉनमी? हाँ, अच्छा, और कुछ बताओ। ब्लू इकॉनमी, व्हाट इज ब्लू इकॉनमी? ओके, नकुल ने बताया है, और बताओ। बताओ, गलत सही बताओगे, उससे कोई दिक्कत नहीं होता है, क्योंकि भाई सब कुछ आपको पता ही रहेगा तो फिर आओगे क्यों यहाँ पर? सही बात है, तो आप आए हो तो भाई सीधी सी बात है कि आप जानने के लिए, सीखने के लिए आए हो, सब कुछ जानते हुए यहाँ पर नहीं आए हो, तो उसमें गलती करने में कोई दिक्कत नहीं है। देखो, ब्लू इकॉनमी, नीली अर्थव्यवस्था जिसे कहते हैं, तो ब्लू इकॉनमी मतलब आपको पता है कि ओशियन में जो समुद्र होता है उसमें बहुत सारे रिसोर्सेस हैं, नेचुरल रिसोर्सेस हैं, और जिनका इकॉनमी में काफी यूज है ना, मरीन रिसोर्सेस जिसे हम बोलते हैं। तो जो ओशियन रिसोर्सेस हैं, ओशन रिसोर्सेस जैसे कि क्या हो सकते हैं, फिशेस या कोई नेचुरल रिसोर्सेज जैसे कि आपका कुछ कोई क्रूड ऑयल, गैस वगैरह, ये सब भी हो सकता है ना, वहां से निकालते हैं ना, एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो इस तरीके से ये सब जो चीजें होती हैं, ये सब हमें ओशन से मिलता है, राइट। तो ओशन रिसोर्सेज को हमें क्या करना है, इस तरीके से बैलेंस करना है। क्या करना है? बैलेंस करना है
ओशन रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करना है और यूज करना है, इस तरीके से यूज करना है कि वो बैलेंस हो सके। किस तरीके से? ओशन इकोसिस्टम, जो ओशन इकोसिस्टम है, या ओशन इकोसिस्टम छोड़ो, ज़्यादा टेक्निकल हो जाएगा, ओशन एनवायरनमेंट। ठीक है, जो ओशन एनवायरनमेंट है, इससे क्या करें हम लोग? बैलेंस कर सकें। तो मतलब ओशन रिसोर्सेज को इस तरीके से यूज करना कि ताकि जो ओशन एनवायरनमेंट है या ओशन इकोसिस्टम है उसका बैलेंस, संतुलन बना रहे। ठीक है, इसको कहते हैं हम लोग ब्लू इकोनॉमी। गॉट इट? मतलब फायदा हमें वहीं से लेना है, लेकिन इस तरीके से लेना है कि सस्टेनेबल फायदा लेना है, ताकि वो आराम से, मतलब वो काफी जनरेशन तक आगे चल सके। गॉट इट? तो ये ब्लू इकोनॉमी का नया कंसेप्ट आया है 2010 के बाद से, ज्यादा ये पॉपुलराइज हुआ है। ठीक है, रिसेंट कंसेप्ट है ये ब्लू इकोनॉमी। और तो इंडिया कहना है, इंडिया चाहती है कि उन लोगों को, नॉर्डिक कंट्रीज को, कि हमारे ब्लू इकोनॉमी में, इंडिया के ब्लू इकोनॉमी में आप इन्वेस्ट करो। मतलब यहां पर आओ, ओशन रिसोर्सेस में आप, ओशन जो एनवायरनमेंट है, जो ओशन इकोनॉमी है, उसमें आप इन्वेस्ट करो। ठीक है, ताकि आपका भी फायदा होगा, हमारा भी फायदा होगा। राइट? क्योंकि आप आओगे, आप मान लो कि यहां पर कुछ रिसोर्सेस फाइंड आउट करोगे, या यहां पर पोर्ट डेवलप करोगे। ठीक है, पोर्ट, ओशन के पास में पोर्ट होता है, तो पोर्ट डेवलप करोगे तो हमारा भी तो फायदा होगा ना। तो इसलिए इंडिया चाहती है। और इस इंडिया का यह भी कहना है कि हमारे सागरमाला प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करो, निवेश करो। ठीक है, सागरमाला प्रोजेक्ट क्या है? पता है ना सागरमाला प्रोजेक्ट क्या है? हाँ, चीन? कैसे? नहीं, वो चीन को काउंटर करने के लिए सच नहीं है, मतलब डायरेक्टली, वो उसका थोड़ा अलग पर्पस है। वो एक तरह से मतलब इनडायरेक्ट बोल सकते हो भले, लेकिन डायरेक्ट वो पर्पस नहीं है सच। नहीं, बॉर्डर, मतलब इंडिया पाकिस्तान चाइना इंडिया का जो बॉर्डर है वो आप कह रहे हो। तो इंडिया पाकिस्तान और इंडिया चाइना के बॉर्डर में देखो समुद्र नहीं है, नहीं है ना। और इसमें देखो सागर आ रहा है, सागर आ रहा है मतलब कुछ रिलेटेड टू सागर है। सागर मतलब समुद्र, ओशन। राइट? नकुल ने बताया है, ये सही बताया नकुल ने। 5 नेशन सपोर्ट मिशन, क्या तनु आप क्या कहना चाह रहे हो, ये कौन सा है? देखो सागरमाला प्रोजेक्ट जो है, ये बेसिकली डेवलपमेंट ऑफ पोर्ट, बंदरगाह जो होता है ना, और वाटरवेज। ठीक है, जो पानी का जो रास्ता है उसे डेवलप करना। ठीक है, ये हमारा मेन मोटिव है इसमें। जैसे कि हमारे जो भी समुद्री किनारे पे जो भी पोर्ट हैं, उसे पोर्ट को और डेवलप करें हम, क्योंकि पोर्ट डेवलप होगा और वाटरवेज डेवलप होगा, तभी क्या होगा? तभी तो बिजनेस बढ़ेगा ना। बिजनेस बढ़ेगा, इकोनॉमी बढ़ेगी। तो ये सागरमाला प्रोजेक्ट का मेन पर्पस है। ओके, तो हम चाहते हैं, क्योंकि पोर्ट डेवलप करने के लिए तो पैसा चाहिए ना। पोर्ट तो भाई 1-2 लाख में तो डेवलप होता नहीं है। तो पोर्ट डेवलप करने के लिए पैसा चाहिए, और पैसा कौन लाएगा? अमीर लोग, और ये लोग हैं ही अमीर। तो इसलिए हम कह रहे हैं इनसे कि हमारे यहाँ सागरमाला प्रोजेक्ट में डेवलप करो, हमारे यहाँ ब्लू इकोनॉमी में डेवलप करो। ठीक है, तो ये सब बातें नॉर्डिक समिट में हुई हैं। ठीक है, जो सॉवरिन वेल्थ फंड है, ये हो गया डन। हम और भी इनसे कहे हैं, मैंने आपको जो बताया, सॉवरिन वेल्थ फंड, इसे हमने इनवाइट किया है टू इन्वेस्ट इन इंडिया, टू इन्वेस्ट इन इंडिया। जो नॉर्डिक कंट्रीज के सॉवरिन वेल्थ फंड है, मैंने बताया ना भाई आपको कि सॉवरिन वेल्थ फंड क्या होता है? जो सरकार का जो पैसा होता है, जो उसे वो इन्वेस्ट करती है। राइट?
फंड मतलब कोई भी जो कोष होता है बेसिकली, आपका जैसे गुल्लक जो होता है, गुल्लक समझ सकते हो, आपका फंड है, वो आपका फंड है। तो उसी तरीके से हर आदमी का, हर सरकार का, या हर जिसका भी कोई पर्पज के लिए वो फंड बनाता है, तो वही फंड, वेल्थ मतलब धन, ठीक है, और सॉवरिन मतलब जो सरकार का होता है, ठीक है। तो सरकार का जो धन ने जो फंड बनाया है, उसको वो लोग इन्वेस्ट करें इंडिया में आके, ब्लू इकॉनमी में इन्वेस्ट करें, सागरमाला प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करें, ये सब हम चाहते हैं उनसे, ठीक है। हमें टेक्नोलॉजी दे वो लोग क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए, ठीक है, क्लाइमेट चेंज के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वो लोग हमें टेक्नोलॉजी दें, फाइनेंशियल हेल्प दें, राइट। हम उनके साथ कॉपरेट करेंगे तो वो टेक्नोलॉजी हमें हमारे साथ शेयर करेंगे, क्योंकि वो लोग, उनके पास टेक्नोलॉजी अच्छी है, राइट। तो ये सारी चीज़ें हमें चाहिए उनसे, और इसके लिए हम इंडिया नॉर्डिक समिट में ये सारे डिस्कशन वहाँ पर हुआ है, या यहाँ पर सारा एग्रीमेंट वगैरह होता है। बोलो कोई डाउट? और इस तरीके से ग्रीन एनर्जी वगैरह की बात हो रही है, जैसे रिन्यूएबल एनर्जी वगैरह जो है, उसमें इन्वेस्टमेंट के लिए भी बात हो रही है कि वो लोग रिन्यूएबल एनर्जी में हमारे यहाँ पर इन्वेस्ट करें। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर, इस बहुत सारी बातें होती हैं, इसमें से ये मेन मेन चीज़ें हैं। कोई डाउट है इसमें तो बताओ, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। कोई डाउट? क्लियर? चलो ठीक है। तो ये था इंडिया नॉर्डिक समिट। नॉर्डिक कंट्री समझ में आ गया, सॉवरिन कंट्रीज आपको, सॉरी स्कैंडिनेवियन कंट्री समझ में आ गया, और जो कुछ मेन मेन चीज़, ब्लू इकॉनमी, सागरमाला प्रोजेक्ट, सॉवरिन वेल्थ फंड, ये सब चाहिए हमें, ग्रीन एनर्जी चाहिए उन्हें, इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट चेंज में हम उनसे कॉपरेशन चाहते हैं, ठीक है। तो ये सारा चीज़ हम उनके साथ डिस्कस कर रहे हैं या कॉपरेट कर रहे हैं इन सब एरियाज में। गॉट इट? सो ये था इंडिया नॉर्डिक समिट की कुछ मेन मेन बातें। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, जिसमें जाने से पहले हम लोग एक काम करते हैं, एक क्वेश्चन इसका कर लेते हैं, एंड देन विल मूव फर्दर। क्या बोल रहे हो? हाँ हाँ हाँ, मैंने इसलिए तो कहा ना कि इनडायरेक्ट, मैंने इसलिए कहा ना इनडायरेक्ट, डायरेक्ट नहीं, मतलब डायरेक्ट हम उसके लिए नहीं कर रहे हैं। हमारा डायरेक्ट फोकस क्या है, पोर्ट और वाटरवेज को डेवलप करना। लेकिन हाँ, ऑफ कोर्स आप जो कह रहे हैं वो इनडायरेक्टली वो हो सकता है, वो प्रॉब्लम मतलब उसको हम अचीव कर सकते हैं, लेकिन वो डायरेक्ट वही हमारा मोटिव नहीं है। हाँ, यस, हाँ वो बिल्कुल। तो कोई भी हम जो पॉलिसी लेते हैं, तो उसका कोई भी एक ऑब्जेक्टिव नहीं होता, या कोई एक फायदा नहीं होता है। जैसे मान लो कि आप पढ़ रहे हो, तो पढ़ रहे हो तो आप मेनली अभी तो फिलहाल पढ़ रहे हो एग्जाम पास करने के लिए, और मान लो आईएएस बनने के लिए, ठीक है। लेकिन आप पढ़ रहे हो, इसका सिर्फ एक फायदा नहीं होगा, ये तो मेन फायदा होगा, डायरेक्ट फायदा हो गया। लेकिन इसके इनडायरेक्ट फायदे भी क्या हो सकते हैं? आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होता है, आपका दिमाग का विकास होता है, ठीक है, आपका समाज में स्थान बढ़ता है, ठीक है, आपका सोचने का तरीका चेंज होता है। आप पहले सोचते थे मतलब सिर्फ एक पॉलिटिकली एंगल से या एक नैरो माइंडेड से, अब आपका सोचने का तरीका क्या होता है? विस्तार हो जाता है, ठीक है। आप दोनों पक्षों की, पहले क्या होता है कि आप सिर्फ एक पक्ष की बात सुन लिए, सीधे जजमेंट पास कर देते थे, अब आप दोनों पक्षों की बातों को सुनना चाहते हो, राइट। तो ये सब पढ़ने के फायदे होते हैं। तो ये इनडायरेक्ट हो गया, और डायरेक्ट एग्जाम, तो उसी तरीके से हर स्कीम के साथ होता है। तो गॉट इट? चलो, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। Nordic countries consist of Norway, Sweden, Denmark, Finland, Iceland. Second, Scandinavian countries consist of
नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड। विच ऑफ द सॉरी, इसको फिनलैंड बता दो, आइसलैंड कर दो। विच ऑफ द अबव statements is correct? Only one, only two, all, none। बता दो, बहुत इजी क्वेश्चन है वैसे तो। फर्स्ट, और लोग बताओ, बाकी लोग ये बताओ चल, बाकी लोग बताओ भाई। ए, चलो ए ओनली वन बता रहे हैं। नॉर्डिक कंट्रीज कंसिस्ट ऑफ नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड। ये सही है, 5 कंट्री। ठीक है। विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट पूछा है, तो करेक्ट पूछा है मतलब ये आंसर में होगा ही। तो जहाँ पे 1 है वो होगा, ये सही होगा। यहाँ पर 1 नहीं है, इसका मतलब ये आंसर में नहीं होगा। ठीक है। नन मतलब तो ये भी नहीं होगा। ठीक है। ये दोनों हो सकता है। अभी 50-50 पे हम लोग पहुंचे हैं। ठीक है। इस तरीके से आप 50-50 पहुंचते हो। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज कंसिस्ट ऑफ नॉर्वे, स्वीडन, आइसलैंड। क्या ये सही है? नॉर्वे स्वीडन के बाद आइसलैंड नहीं है, क्या है? डेनमार्क। ठीक है। तो ये क्या है? गलत। तो क्या पूछा है? करेक्ट, मतलब ये नहीं होगा। तो यानी ये नहीं होगा, ये ऑप्शन सही होगा। ठीक है।